बी की कैलकुलेशन कैसे होती है। कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स भी कराए थे, बी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर निकाला था, ठीक? तो ऐसे कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी किए थे ताकि ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है टू कैलकुलेट द बी। इसमें खाली एक छोटी सी पॉइंट बाकी है, वो बता देता हूँ। देखो, अगर सोलोनॉइड के अंदर बी निकालना है, सोलोनॉइड है ये, देखो ऐसा, ये सोलोनॉइड है। सबसे पहले तो सोलोनॉइड में करंट होना चाहिए, करंट। करंट पास करने पे ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना। यहाँ पर पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये टेक्स्ट बुक में आपने देखी होगी, टेक्स्ट बुक में एक फॉर्मूला दी हुई है डायरेक्टली इसकी, म्यू जीरो एन आई, ऐसा कुछ देखिए ना, देखा फॉर्मूला। लेकिन इसको मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। एक्चुअली में क्या रहता है, ये सोलोनॉइड है ना, अगर ये सोलोनॉइड बहुत ही ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है ये सोलोनॉइड, और पी पॉइंट उसके अंदर लिए, बहुत लंबा सोलोनॉइड है, तो बहुत लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए ये ठीक है फॉर्मूला म्यू जीरो एन आई। हर एक सोलोनॉइड के लिए ये नहीं लगती है। एक्चुअली में रियलिटी क्या है कि अगर ये सपोज हम लोग मान ले कि ये सोलोनॉइड इतना लंबा नहीं, फाइनाइट है, फाइनाइट लेंथ है, फिक्स लेंथ है, उसमें क्या होता है कि ये ऐसे एक वर्टिकल लाइन बना हुआ ऐसे, पी पॉइंट से देखो वर्टिकल लाइन बनाई मैंने, पी पॉइंट को ना ये एंड पॉइंट से जोड़ दो ऐसे, ये देखो, इधर भी पी को ना एंड पॉइंट से जोड़ दो ऐसे। क्या किया, देखो मैंने पी को एंड पॉइंट से जोड़ दिया ऐसे। यहाँ पर एक एंगल बन रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली एंगल, देखो ये दो एंगल दिख रहे हैं। इसमें से एक एंगल को चलो मैं अल्फा बोल देता हूँ, दूसरे एंगल को बीटा बोल देता हूँ। दिख रही है दोनों एंगल्स? हाँ। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर फाइनाइट सोलोनॉइड है ना, तो जब एंगल्स दोनों बनाओ अल्फा बीटा, magnetic field at point P is given by mu zero n I divided by 2 in the bracket sin alpha plus sin beta। ये फॉर्मूला है फाइनाइट सोलोनॉइड के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग मान ले कि अगर ये सोलोनॉइड बहुत ही लंबा है, काफी लंबा सोलोनॉइड है, एज दिस बिकम लॉन्गर ना, जैसे जैसे लॉन्ग होता जाएगा, इसकी एंड पॉइंट्स जो है सोलोनॉइड की एंड पॉइंट्स वो दूर होती जाएंगी, दे विल गो अवे। तो अल्फा और बीटा आप खुद सोच सकते हो कैसे होता जाएगा। कोई मुझे बता सकता है अगर ये बहुत ही लंबा सोलोनॉइड है, तो कोई बता अल्फा बीटा जीरो होंगे दोनों कि दोनों 90 होंगे, अगर बहुत लंबा सोलोनॉइड है तो 90 होंगे ना, यस। तो फॉर फॉर वेरी लॉन्ग सोलोनॉइड ये दोनों 90 हो जाते हैं। फॉर लॉन्ग सोलोनॉइड अल्फा बीटा दोनों 90 हो जाते हैं, ठीक है। दोनों 90 कर दो, इधर इधर डाल दो, साइन 90 प्लस साइन 90, तो इट विल बी 1 प्लस 1 हो जाएगा, विच इज 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तभी आपकी फॉर्मूला बनेगी म्यू जीरो एन है, ठीक है। इसमें ये एन मालूम है आपको क्या होता है, एन? ये जो फॉर्मूला में एन क्या है, कोई माइक ऑन करके बताओ एन क्या होता है, कोई बताना चाहता है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न्स। हाँ, किसने बताया, सुमित दमाने ने बताया क्या? ओमकार। ओमकार ने बताया। तो ओमकार बोल रहा है कि एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलोनॉइड की एक यूनिट लेंथ में, मतलब सोलोनॉइड के 1 मीटर में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है एन। एन इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। सिर्फ इस फॉर्मूला में ऐसा है, बाकी जगह पे क्या होता है, बाकी टॉपिक्स में एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं उनका, यहाँ पे पर यूनिट लेंथ है ये एन। ये चीज ध्यान में रखनी होती है, एग्जाम में याद नहीं रहा ना तो पूरा आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये फॉर लॉन्ग सोलोनॉइड तो कर दिया मैंने, ठीक है। तो लॉन्ग सोलोनॉइड समझ में आ गया होगा।
अब देखो, अगर एक काफी लंबा सोलोनॉइड है, सपोज ये लॉन्ग सोलोनॉइड है, हाँ, इसकी यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, इधर दिख रहा है, कहां पे फाइंड करनी है, देखो जस्ट आउटसाइड द सोलोनॉइड, बी जो है ना, कहां फाइंड करनी है, जस्ट आउटसाइड। तो इसकी फॉर्मूला भी टेक्स्ट बुक में दी गई है जस्ट आउटसाइड के लिए, लेकिन हम लोग अपनी जो ये अल्फा बीटा वाली फॉर्मूला है ना, उससे कर सकते हैं। याद है ये अल्फा बीटा एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं ना, जस्ट आउटसाइड के लिए क्या होगा, ये हम लोग ऐसे बनाएंगे, अल्फा बीटा दोनों ऐसे होंगे, ये देखो ऐसा कुछ, ये देखो, अगर आप समझ सकते हो तो ये अल्फा बीटा है, तो इसमें से अल्फा सपोज 0 होगा, बीटा 90 होगा, एक एंगल तो 0 बनेगा, दूसरा 90 बनेगा। तो जस्ट आउटसाइड फाइंड करोगे ना सोलोनॉइड के, जस्ट आउटसाइड आपको बी फाइंड करना है, एक एंगल 0 होगी, एक 90 होगी, इस बाद अल्फा हम लोग 0 ले लेंगे, बीटा 90 ले लेंगे, ब्रैकेट का आंसर 1 आएगा, तो खाली क्या बचेगा, म्यू 0 एन आई बाई 2 बचेगा। तो बी जस्ट आउटसाइड द सोलोनॉइड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, कौन से, इनफाइनाइट जो लंबा सोलोनॉइड है उसके लिए बात चल रही है, जस्ट आउटसाइड इट्स म्यू 0 एन आई बाई 2। ठीक है, समझा, क्लियर। इस पेज से जो भी नोट करना है आप कर लो, कुछ नोट करना है तो करो जल्दी। ठीक है, हो गया। हाँ, तो ये थोड़ा बताना बाकी था। एक और टॉपिक है वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, टोरॉइड भी था, बी इनसाइड द टोरॉइड। टोरॉइड में भी जो फॉर्मूला है वो म्यू 0 एन आई है, सिंपल टेक्स्ट बुक लेवल की फॉर्मूला है, म्यू 0 एन आई इज जस्ट बी इनसाइड द टोरॉइड, म्यू 0 एन आई है वो भी फॉर्मूला। ठीक है, आई होप इट्स ओवर नाउ, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया है, वो जो टॉपिक था टू कैलकुलेट द बी, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, वो टॉपिक खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा, ये एकदम नया टॉपिक रहेगा, तो कुछ अलग ही टाइप के टॉपिक्स रहेंगे इसमें। इसमें क्या रहेगा, कल मैंने बताया था, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन होगी, मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग कभी चार्ज रख देंगे, कभी वायर रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, और देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर या उस वायर के ऊपर कैसा फोर्स एक्सर्ट करती है। तो इसमें सबसे पहले चार्ज से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक रहेगा चार्ज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखेंगे, चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बना लेते हैं। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक लाइंस है जो आपको दिख रही है ना, ये मैग्नेटिक लाइंस है। अगर देखो मैग्नेटिक लाइंस के बीच में देखो इक्वल स्पेसिंग है, हर जगह देखो क्राउडिंग सेम है लाइंस की, एवरीवेयर दे आर इक्वली क्राउडेड, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब एवरीवेयर बी का वैल्यू सेम है, इट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। बी को अभी कैलकुलेट नहीं करना है, उसको जो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, हमें बी को कैलकुलेट नहीं करना है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चार्ज रख दिया है, ये क्यू, ये चार्ज सपोज मूव कर रहा है, ठीक है, इट्स मूविंग विथ वेलोसिटी वी, वी और बी के बीच में थीटा एंगल है। तो आपको याद होगा कि इस चार्ज के ऊपर है ना, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन दिस चार्ज, जो फोर्स इस चार्ज पे लगता है, वो फोर्स आपको याद होगा, आई एम श्योर, क्यू वी बार क्रॉस बी बार है।
ये फोर्स याद होगा, आई एम श्योर ये फॉर्मूला देखी होगी। ठीक है, इस फॉर्मूला में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो याद होनी चाहिए वो मैं दिखा देता हूँ आज। फॉर्मूला तो मालूम हो गया आई एम श्योर। इसमें देखो फोर्स का जो डायरेक्शन है ना, अगर तुमको निकालना है कभी, तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। जो ये देखो, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर ही मिलता है। मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसको हम लोग वेक्टर मान सकते हैं कि ये एक वेक्टर है अपने आप में। तो जो वी क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही एफ का होता है। तो आई एम श्योर आपको याद है वी क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये देख लो एक बार। सपोज ये वी है और ये बी है, अपनी फिंगर्स वी से बी तक टर्न करेंगे ऐसे, ये देखो ऐसे। राइट हैंड किया, राइट हैंड होना चाहिए। फिंगर्स वी से बी ऐसे टर्न करेंगे ऐसे। देखो आपका जो थंब है वो ऊपर जाएगा, ये है डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी। फोर्स भी इसी तरफ लगेगा ऐसे, देखो। तो फोर्स देखो ध्यान से, वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में ही लगेगा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा अच्छे से देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि फोर्स वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है और फोर्स बी पे भी परपेंडिकुलर बनेगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन विच कंटेन्स वी एंड बी। वी और बी के दोनों के ऊपर एफ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है तो ये भी ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करना होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है, सो जो आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज रख दिया, वही फॉर्मूला सेम है लेकिन प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू आएगा। चार्ज अगर नेगेटिव होता है, उसकी नेगेटिव साइन लेनी चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन आ गया। माइनस साइन अभी आ गया, माइनस साइन ये इंडिकेट करेगा कि जो एफ है ना, एफ इज नाउ ऑपोजिट टू वी क्रॉस बी। फोर्स जो है ना, वी क्रॉस बी के अगेंस्ट होगा, माइनस साइन ये इंडिकेट करेगी। सपोज ये जो वी क्रॉस बी है ना, अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब वी क्रॉस बी जो है वो आई कैप के फॉर्म में है। तो ये नेगेटिव की वजह से क्या होगा, फोर्स माइनस आई कैप में आएगा ना, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये केस में क्या होगा कि v और b ऐसा होगा, यही होगा v क्रॉस b का डायरेक्शन। फोर्स इसके अगेंस्ट होगा, फोर्स नीचे होगा। तो याद रखो नेगेटिव चार्जेस v क्रॉस b के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू माइनस साइन। ऑब्वियसली नेगेटिव और पॉजिटिव में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। पॉजिटिव एक तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज उसके ऑपोजिट तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। थोड़ा ध्यान में रखो इस फॉर्मूला को। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इससे, लेकिन उससे पहले कुछ नोट करना है तो जल्दी नोट कर लो इसमें से। लेकिन ये जो फोर्स है वो हमेशा वी और बी पे परपेंडिकुलर होगा, वो भी लिख दो। फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन द वी, फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन द बी। टॉपिक का नाम है चार्ज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, किसी अगर मिस हो गया ना तो बोला करो, मैं वापस दिखा दूंगा, उसमें कुछ नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो बोल सकते हो। हाँ, आगे बढ़े। फोर्स जैसे मैंने आपको बताया, इट्स गिवन बाय क्यू वी बार क्रॉस बी बार। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, फोर्स का खाली मैग्नीट्यूड, जो वी क्रॉस बी प्रोडक्ट है, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड खाली लिखना पड़ेगा ना। इसका मैग्नीट्यूड होगा वी बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये फॉर्मूला होती है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये भी आपको मालूम है, क्रॉस प्रोडक्ट जब सॉल्व करते हैं तो वी बी साइन थीटा लिख, साइन थीटा आएगा ना। थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड बी। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये फोर्स कब कब जीरो हो सकता है। फोर्स कभी जीरो भी हो सकता है। ठीक, फोर्स पहले तो अगर जीरो होगा, अगर वी जीरो है तो
सोचो अगर यहाँ पे v 0 है, वेलोसिटी ही 0 है, तो फोर्स 0 लगेगा ना। मतलब वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब चार्ज रेस्ट पे है ना। तो जो अगर चार्ज रेस्ट पे होता है, याद रखो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है। तो ये फोर्स खाली किस पे लगेगा? मूविंग चार्जेस के ऊपर लगेगा, बराबर। तो वेलोसिटी अगर 0 है तो भी फोर्स 0, तो ये फोर्स सिर्फ मूविंग चार्जेस पे लगता है। दूसरा एक देख लेते हैं, अगर ये थीटा 0 है तो भी तो फोर्स 0 लगेगा ना। अगर ये थीटा 0 है तो साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो भी फोर्स 0 होगा। थीटा किसके बीच की एंगल है? थीटा v और b के बीच की एंगल है। अगर v और b के बीच की एंगल 0 है, इसका मतलब v इज पैरेलल टू द b। अगर v और b पैरेलल होंगे ना, तो दोनों के बीच की एंगल 0 होगी ना। तो याद रखेंगे कि वेलोसिटी अगर है लेकिन b को पैरेलल है, तो भी फोर्स नहीं लगता है। और अगर ये वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है मतलब चार्ज रेस्ट पे है, ये वेलोसिटी 0 है, चार्ज रेस्ट पे है। इन दोनों कंडीशंस में फोर्स 0 लगता है, ठीक है। गेटिंग? ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसमें फोर्स लगेगा ही नहीं, 0 लगेगा, ठीक है। अब ये फोर्स जो लग रहा है, हाँ, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा वो देखना है। ऐसे कहा जाता है कि ये फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब ये थीटा 90 डिग्री होगी। सपोज ये देखो, सपोज क्यू जो है ना वो फिक्स्ड है, क्यू कांस्टेंट है, मतलब एक ही चार्ज है, हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे। क्यू कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, बी जो है बी वो भी कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा सपोज वेरिएबल है। एंगल बिटवीन वी एंड बी चेंज कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे कहा जाता है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री है। ऑब्वियसली फोर्स मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 है। और कितना होगा वो मैक्सिमम फोर्स? क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 तो 1 होता है ना। तो याद रखो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा? क्यू वी बी, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स इज क्यू वी बी, ओके। हाँ, अब देखो इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी देखो ये फोर्स 0 नहीं है, मैक्सिमम है, मानता हूं मैं, ठीक है। ये फोर्स अभी तो एग्जिस्टिंग है। ये फोर्स मैंने आपको बताया था कि वी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, बराबर। अगर ये फोर्स वी के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, तो ये फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी फोर्स वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और हमेशा परपेंडिकुलर रहता है ना, तो वो सेंट्रीपिटल का ही काम कर सकता है। ये देखो स्क्रीन पे एक मिनट देख लो। सपोज ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, क्यू वी बी साइन थीटा, वो फोर्स वेलोसिटी में परपेंडिकुलर है, ऐसे सपोज। तो ये वेलोसिटी को बढ़ा नहीं सकता है, ये वेलोसिटी को कम नहीं कर सकता है, खाली ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगर आप चाहते हो ना कि वेलोसिटी इंक्रीज हो, वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये देखो, अगर ये फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है ऐसे, इससे क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज होती है। चीजें समझते जाओ, हाँ? अगर वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, देखो ऐसे है, तो इसको मैं बोलूंगा ये ऑपोजिंग फोर्स है। इससे वेलोसिटी डिक्रीज होती है, मतलब बॉडी स्लो डाउन होती है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो वेलोसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है, दोनों राइट एंगल पे है। इसमें क्या होता है? खाली डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब वेलोसिटी रहती ही उतनी है, लेकिन ऐसा हो जाता है। अभी भी सपोज फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर है वेलोसिटी पे, ये देखो अभी भी परपेंडिकुलर है, तो फिर से डायरेक्शन टर्न होगा। और ऐसे होते जाता है, होते जाता है। अब पार्टिकल का डायरेक्शन अगर कंटिन्यूसली चेंज होगा तो वो सर्किल में ही घूमेगा ना ऐसे, ठीक है। तो याद रखो जब भी फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन वेलोसिटी, तो वो सेंट्रीपिटल का काम करता है ये, ठीक है। तो ये फोर्स से ना वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होती है। ये वेलोसिटी जो है, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, ऐसे देखो ऐसे, वो कांस्टेंट रहेगा। खाली क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, ठीक है? समझा? क्लियर? देखो यहाँ पे अगर कोई
कुछ पॉइंट नोट करना है तो जल्दी करो पहले। ठीक है। हम्म। देखो फिलहाल हम लोग ये केस ले रहे हैं कि थीटा 90 डिग्री है, अभी ये केस चल रहा है फिलहाल। थीटा 90 होता है मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर ऑन द बी। वी और बी में 90 एंगल है। तो मैंने आपको बताया कि फोर्स मैक्सिमम होता है विच इज हाउ मच क्यूवीबी। फिलहाल अभी ये केस चल रहा है और मैंने कहा कि ये जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, एम बी स्क्वायर बाय आर। तो देखो ये वीवी कट हो जाता है क्योंकि दोनों वेलोसिटी ही है चार्ज पार्टिकल के। तो रेडियस आता है एम वी डिवाइड बाय क्यू बी। तो अगर आपको कभी वो बोले कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रेडियस निकालो उस पार्टिकल का, तो ये फॉर्मूला है उसके लिए, एम वी अपॉन क्यू बी। इसमें देखो मैंने जैसे आपको बोला कि वेलोसिटी का डायरेक्शन खाली चेंज होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है। तो जो वी है ना, आप इसको कांस्टेंट मान सकते हैं। ये एमवी जो है ना, एमवी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। एमवी को हम लोग पी लिख सकते हैं, पी बाय क्यू बी। लेकिन पी कांस्टेंट रहता है क्योंकि मैग्नीट्यूड में एटलीस्ट कांस्टेंट है एमवी। तो रेडियस भी कांस्टेंट रहता है, रेडियस इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर। अब कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये जो पी है ना, पी लीनियर मोमेंटम है ना, पी को ऐसे लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2m 12 इंटू काइनेटिक एनर्जी। पी लीनियर मोमेंटम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला अगर किसी को कंफ्यूज हो रही है कि सर ये रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी नहीं समझ रहा है तो सिंपल, ये देखो हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है चार्ज पार्टिकल का, ये काइनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की। इसमें देखो, इसमें अगर मैं m से डिवाइड करूं और m से मल्टीप्लाई भी कर लूं, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को 2m से मल्टीप्लाई करो, रूट ले लो, p मिल जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल को रूट ऑफ 2m इंटू के भी लिखा जा सकता है। इसमें से क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो रेडियस बनेगा ना इसके सर्कुलर पाथ का, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जितना पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उतना रेडियस भी ज्यादा बनेगा उसका। चीजों को देखते जाओ। क्यूबी वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये थीटा 90 वाला केस मैंने बताया। ठीक है, ठीक है, ये जो थीटा 90 वाला केस है हो गया। अब एक लास्ट केस हम लोग लेंगे कि जो थीटा है ना वो 0 और 90 के बीच में है। थीटा अगर 0 था तो याद है क्या होता है, थीटा अगर 0 है फोर्स भी 0 था। थीटा अगर 90 है फोर्स मैक्सिमम था। अभी देखना है कि अगर थीटा अक्यूट है बिटवीन 0 एंड 90 तो क्या होता है। ये देखो, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, लुक एट इट। यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है। पहले तो ये मूविंग होना चाहिए, अगर मूविंग ही नहीं है तो भी काम नहीं बनता है। सपोज ये मूविंग है, नो डाउट, नहीं ऐसा है, ये डायरेक्शन में मूविंग है। देखो वी और बी के बीच में वो एंगल दिख रही है, थीटा है।
इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो थीटा 0 भी नहीं लग रही है, थीटा 90 भी नहीं है, दोनों के बीच में है। तो ये हमारा केस है। तो इस केस में क्या होगा हमको वो देखना है। ठीक है, इसको समझने के लिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है, उसको समझने के लिए क्या करेंगे, v को हम लोग दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है ना, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। ये देखो, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। देखो ये जो कंपोनेंट है, दिख रहा है, ये ऑब्वियसली v cos थीटा होगा और ये v sin थीटा। लेकिन अभी मैं ये जो कंपोनेंट्स मैंने बना लिए, लेकिन इनको मैं कुछ अलग सिंबल देने वाला हूँ। ये कंपोनेंट देखो पहले, ये नो डाउट ये v का कंपोनेंट है, बट इज इट अ कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द b ना? ये जो कंपोनेंट है b को पैरेलल है, इसलिए कभी कभी इस कंपोनेंट को ऐसे मैं लिख सकता हूँ, v पैरेलल। मतलब ये वो वेलोसिटी है जो पैरेलल टू द b है। ठीक है, सिमिलरली ये जो कंपोनेंट है, ये v का ही कंपोनेंट है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है ये कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को ऐसे ही मैं सिंबल दे सकता हूँ खाली ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ये v को परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, ये कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। ठीक है, अब एक एक करके कंपोनेंट्स देखेंगे, उसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक करके कंपोनेंट्स को देखेंगे। पहले एक काम करते हैं, ये जो कंपोनेंट है ना v sin थीटा, इसको देखते हैं पहले, v sin थीटा को। इसको v sin थीटा कंपोनेंट पे ध्यान दो। ठीक है, सिर्फ आपके सामने v sin थीटा होना चाहिए। तो एक बात, ये जो कंपोनेंट है v sin थीटा, ये ऑलरेडी b को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बॉडी पे से फोर्स लगेगा, फोर्स ऐसा होगा q, कंपोनेंट ले लो v sin थीटा b, और ये जो कंपोनेंट है v sin थीटा, वो ऑलरेडी b के ऊपर परपेंडिकुलर है ना? तो इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में v sin थीटा और b के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यही फोर्स लगेगा सिर्फ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ना, ये जो फोर्स है ना v sin थीटा के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। फोर्स है ना मैक्सिमम होगा सबसे पहले, फोर्स v sin थीटा के ऊपर ही परपेंडिकुलर होगा। इस फोर्स की वजह से क्या होगा मालूम है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू करेगा। देखो ऐसे 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 सर्किल में घूमना शुरू करेगा। ठीक है, ओके। v sin थीटा की वजह से क्या होगा कि इट स्टार्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्किल, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा उसको। अभी v cos थीटा पे आ जाते हैं। देखो ये v cos थीटा भी है। v cos थीटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज अ कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द b। आपको याद है अगर वेलोसिटी और b पैरेलल होते हैं, v और b पैरेलल है, 4 0 लगता है क्या? हाँ, तो v और b पैरेलल है तो याद करो 4 0 था। तो ये जो वेलोसिटी है ना v cos थीटा, इसकी वजह से, ये वेलोसिटी की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। v cos थीटा की वजह से कोई फोर्स नहीं जनरेट होगा। तो सिर्फ एक ही फोर्स था जो v sin थीटा वेलोसिटी की वजह से है। v cos थीटा को आप देखोगे तो उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब अगर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी है v cos थीटा, ये वेलोसिटी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब नो फोर्स इज देयर बिकॉज ऑफ v cos थीटा। तो होगा क्या कि ये वेलोसिटी चेंज भी नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो v cos थीटा स्पीड से चलता ही रहेगा आगे। जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो v cos थीटा वेलोसिटी से आगे चलता ही रहेगा। पार्टिकल सर्कुलर पाथ में भी घूमेगा प्लस आगे भी बढ़ेगा, ये ऐसे हो जाता है। फिर पार्टिकल ऐसे मूव करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो सर्किल में घूम रहा है, लेकिन साथ साथ में आगे भी बढ़ रहा है। ठीक है, आगे क्यों बढ़ रहा है? इट्स बिकॉज ऑफ v cos थीटा। आगे बढ़ने की स्पीड v cos थीटा है, और वो सर्किल में भी घूम रहा है बिकॉज ऑफ द v sin थीटा। ये जो पाथ है ना, कुछ कुछ ऐसे स्प्रिंग के जैसा दिख रहा है ना पाथ, इस पाथ को हेलिक्स कहते हैं, हेलिक्स। स्प्रिंग की जो शेप होती है उसको हेलिकल शेप कहते हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट्स को मालूम होगा डीएनए की शेप भी हेलिकल होती है ना, तो इस शेप को हेलिक्स कहते हैं, हेलिकल। तो याद रखो कि जब थीटा 0 और 90 के बीच में होता है ना, पाथ इसका हेलिकल हो जाता है।
मतलब ये सर्कुलर मोशन भी करता है प्लस आगे भी बढ़ता है, दोनों करता है। थोड़ा ध्यान में रखो इसको, ठीक है? क्लियर? इसमें कुछ नोट करना तो पहले नोट कर लो जल्दी, ठीक है? ये हो गया? ठीक है। हाँ, अब इसमें एक दो पॉइंट और है कुछ बताने के लिए। देखो, ये सपोज चार्ज पार्टिकल है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है, लेकिन ये आगे भी बढ़ता है, इट गोज फॉरवर्ड ऑल्सो, ऐसे मान लो। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, इस सर्किल का सब रेडियस ये देखो स्मॉल आ रहा है, ठीक है? इसे घूम रहा है, ऐसे होता है। देखो, इसमें भी अगर कोई आपसे पूछ ले कि टाइम कितना लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, एक रेवोल्यूशन के लिए टाइम जो लगता है, वो फाइंड करके बताओ। टाइम टेकन फॉर वन सर्कुलर मोशन, मतलब फॉर वन रेवोल्यूशन, वो फाइंड करके बताओ। उसको टाइम पीरियड बोलते हैं ना, पीरियड। वो फाइंड करके बताओ। थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे करेंगे, है ना? टाइम पीरियड की फॉर्मूला कैसे होती है, देखो, 2 pi r. 2 pi r is the distance covered in the one circle divided by speed. डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम मिलेगा ना। ये फॉर्मूला तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे v हम लोग ये वाली लेंगे, v परपेंडिकुलर वाली, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में किस स्पीड से घूमता है, v परपेंडिकुलर वाली स्पीड से। 2 pi r, v परपेंडिकुलर ये वाली थी ना, v साइन थीटा थी शायद वो, v साइन थीटा स्पीड से वो सर्किल में घूमता है, तो ये टाइम पीरियड की फॉर्मूला बनेगी। ठीक है? हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज होती है, एक और चीज वो फाइंड करने को बोल सकते हैं, पिच। पिच पिच इज डिनोटेड बाय पी सिंबल। पिच कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। अब ये पिच क्या होता है, ध्यान से देखो। ये देखो, सपोज ये आपको ये जो सर्किल दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, ये सर्किल है ना, ऐसे दिख रहा है। सपोज जो सर्किल की स्टार्टिंग है वो ए पॉइंट है, मतलब ए पॉइंट से सर्किल स्टार्ट हो रहा है, ऐसे मान लेता हूँ, ए से हमारा मोशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जब ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, जब ये अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो वापस वो ए पर आना चाहिए। नहीं, लेकिन क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ रहा है ना, चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ भी बढ़ रहा है ना, तो उससे क्या होता है, वो जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो ए पर नहीं पहुंचेगा, ये बी पॉइंट तक पहुंचेगा, थोड़ा वो आगे भी चला जाता है। जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, पार्टिकल आगे चला जाता है, तो विद इन दिस वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में जो ये डिस्टेंस उसने कवर किया, ए बी डिस्टेंस कवर किया ना उसने, ये डिस्टेंस जो उसने, एक काम कर, ये जो डायरेक्शन है ना, पहले इस डायरेक्शन को नेम दे देते हैं, इस डायरेक्शन को एक्सिस बोलते हैं। ये डायरेक्शन दिख रहा है, इट इज एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, ये हेलिक्स की एक्सिस है। तो एक्सिस के डायरेक्शन में उसने जो ये डिस्टेंस कवर कर लिया इन द वन रेवोल्यूशन, इस डिस्टेंस को पिच कहते हैं। पिच इज अ डिस्टेंस कवर्ड इन द एक्सियल डायरेक्शन, एक्सिस के डायरेक्शन में, ड्यूरिंग वन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो लिख देता हूं, पिच, इट इज एक्सियल डिस्टेंस, मतलब एक्सिस के डायरेक्शन में कवर्ड
by this charged particle in one revolution. ठीक है, it's the axial distance which is covered in one revolution. समझा गया? तो अगर ये पिच आपको कोई निकालने को बोलेगा तो कैसे करेंगे? ये जो डिस्टेंस है ना, जो उसने एक्सिस के डायरेक्शन में कवर किया वो है ये, ठीक है। इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो आप कवर किया है उसने वो एक्सियल डायरेक्शन में कवर किया है। स्पीड भी कौन सी वाले लेंगे? जिस स्पीड से वो एक्सियल डायरेक्शन में जा रहा है। अब एक्सियल डायरेक्शन में जा रहा है वो कौन सी स्पीड से जा रहा है? ये डायरेक्शन में कौन सी स्पीड से जाता है वो? v पैरेलल वाली स्पीड से ना। याद करो पहले वाला डायग्राम, v पैरेलल वाली स्पीड जो थी, ये स्पीड थी v cos थीटा। याद करो, v cos थीटा स्पीड से वो इधर जा रहा है, उसकी स्पीड हम लोग ये वाली लेंगे, v cos थीटा। टाइम, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन ले लेंगे तो आपको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। ये डिस्टेंस को पिच बोलेंगे ना। पिच कैसे मिलेगा? v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड करके। टाइम पीरियड कितना था? ये था देखो, 2 पाई r बाय v sin थीटा। जो टाइम है ये 2 पाई r बाय v sin थीटा, इस टाइम में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। उतने टाइम में वो जो डिस्टेंस एक्सियल डायरेक्शन में कवर करता है वो डिस्टेंस ऐसे मिलेगा, स्पीड इनटू टाइम करके, v cos थीटा इनटू ये। वीवी कर सकते हो, थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, बट नीड नहीं है, ऐसे भी रखा तो भी चलेगा। स्टूडेंट ये सारी फॉर्मूला आप याद नहीं कर पाओगे, इतना मगअप नहीं होगा, समझ के लो, ताकि वहां पे आप खुद ही कर लोगे, फिर बिना फॉर्मूला के भी आपको करने आ जाएगा, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो थोड़ा समझ के लो, ठीक है। क्लियर विद दिस? कुछ नोट करना है तो कर लो नोट। हो गया सबका? ठीक है, काफी सारी पॉइंट्स थी इसमें चार्ज पार्टिकल में। इस चार्ज पार्टिकल में एक लास्ट पॉइंट बचता है, एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं, एक लास्ट पॉइंट है, deviation of charge particle in the magnetic field. Deviation of charge particle है ना magnetic field, ठीक है। अब ये क्या सिचुएशन है, ये देखो, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये आपको मालूम है सिंपल ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ऐसा कुछ, इट्स इनसाइड। लेकिन सपोज ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक लिमिटेड डिस्टेंस तक है, मतलब यहां से देखो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही है अप टू यहां तक है, ये देखो, ये दिख रहा है, इतने डिस्टेंस में ही मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बाद नहीं है। ये जो डिस्टेंस है ना, लेट अस सपोज डी है, तो फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड इन द डी डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, देखो, तो फिलहाल ये दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है ऑलमोस्ट, ये जस्ट एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे। स्टूडेंट देख के बताओ, वी और बी परपेंडिकुलर है क्या आपस में कि नहीं है, या फिर पैरेलल है? कुछ बता सकते हो वी और बी के बीच में परपेंडिकुलर है कि पैरेलल? परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो फोर्स है मैक्सिमम लगेगा क्यूवीबी साइन 90। हाँ तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, वो फोर्स का अगर डायरेक्शन है तो कैसे निकालते हैं, जो फोर्स लगेगा क्यूवीबी उसका डायरेक्शन ऐसा था वी क्रॉस बी से निकालते हैं, वी क्रॉस बी। ठीक है, तो देखो मैं वही कर रहा हूँ, ये मेरा राइट हैंड है, ये देखो ये वेलोसिटी पे रखा मैंने, बी तक टर्न करेंगे, बी कहाँ है, बी इनवर्ड है ना, पेज के अंदर है बी, ये देखो ऐसे मेरी फिंगर्स वी से बी टर्न हो रही है, देखो थंब ऊपर जा रहा है तो फोर्स ऊपर लगेगा। तो ऊपर एक फोर्स लगने की जैसे क्या होगा, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, मतलब ऐसे लगेगा, ऐसे वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर लगेगा। उससे क्या होगा, ये वेलोसिटी कम नहीं होगी लेकिन थोड़ा टर्न हो जाएगी, डायरेक्शन टर्न होगा और पार्टिकल फिर ऐसे जाता है, देखो सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू करेगा ना वो ऐसे। अब हुआ क्या है, सपोज कि इसे घूम रहा है लेकिन ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना बहुत ही कम डिस्टेंस में है, हो सकता है कि ऐसे घूमते घूमते वो इधर पहुंच जाए। अभी भी इसका सर्कुलर मोशन चल रहा है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। एक बार यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई ना तो अब इसको फोर्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, फोर्स नहीं लगेगा। पार्टिकल हो सकता है ऐसे, मतलब चांस है कि ये सब बाहर आ जाएगा, तो एक बार ये बाहर आ गया ना इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स कौन सा लग रहा था, क्यूवीबी लग रहा था, क्यूवीबी। क्यूवीबी में अगर बी ही जीरो हो गया तो क्या होगा, अगर बी ही जीरो है तो फोर्स नहीं लगेगा। तो बाद में अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया और ये बाहर आ गया तो फिर ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, फिर ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो देखो इसका ये ओरिजिनल वेलोसिटी का और इनिशियल वेलोसिटी ये था ना, देखो फाइनल ये है। इसमें पूरे जर्नी में, ये जो पूरा जर्नी है ना, इस पूरी जर्नी में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहती है, खाली देखो डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये जो एंगल है ना, इतना एंगल से देखो वेलोसिटी डिविएट हुआ है। देखो ये देखो मेरी पेन को देखो, ये जो है ऐसा था वेलोसिटी, ये देखो अब वो ऐसा हो गया है। ओ, तो कितना एंगल पे वो डिविएट हुआ है अपने पाथ से, थीटा एंगल पे ना, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए मुझे थीटा कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। ठीक है, इसको निकालने के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं दूंगा, उससे आपको समझेगा नहीं, जल्दी क्विकली मैं डिराइव करके दिखा देता हूँ। कैसे करेंगे डिराइव, देखो ये जो पाथ है इस पाथ को ध्यान से देखो, डू यू फील ये सर्कुलर पाथ है, मतलब सर्किल का शेप का ये पाथ। यस, क्योंकि क्यूबीबी फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है ना, तो ये सर्कुलर पाथ है। इसमें क्या करो, इस सर्कुलर का पाथ का ना सेंटर बनाएंगे, सेंटर ऑफ सर्किल ढूंढेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, थोड़ा ट्राई करना इसको समझने की, ये देखो ऐसे, दिख रहा है ये वो सर्किल है, ये सेक्टर है सर्किल का, ये वो सर्किल का सेंटर होगा। बीच में थोड़े वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको इग्नोर करके समझ सकते हो ये पूरा। ये एंगल दिख रही है क्या, ये एंगल भी थीटा ही होगी, सेम थीटा जो इधर वाले है ना, इधर भी बनती है। अब इसमें कुछ लोगों को डाउट आएगा, सर ये कैसे प्रूफ किया कि ये सेम थीटा है ना। बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, लेकिन सबसे सिंपल वाला तरीका बता देता हूँ जो आपके लिए सबसे सिंपल होगा। देर आर मतलब 5 या 6 मेथड है उनमें से, आराम जिससे मैं समझा सकता हूँ थीटा से। एक ही मेथड बता देता हूँ। देखो अगर ये थीटा है ना तो ये एंगल देखो, ये वाली, इसको मैं नाम नहीं दे रहा हूँ लेकिन ये 90 माइनस थीटा होगी, इट्स 90 माइनस थीटा। अब देखो ये रेडियस है, दिस इज रेडियस, लुक एट दिस, ये रेडियस है ऑफ द सर्किल। और जो वेलोसिटी है ना वी, वी हमेशा टेंजेंट होता है सर्किल पे, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा ऐसा, ये पूरा एंगल 90 है, ये वाला। तो इसमें मैंने आपको बताया ये एंगल कितनी है, 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल प्रूफ कर सकते हैं कि थीटा होगी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगी, अल्टरनेट एंगल्स। ऐसे सिंपल तरीका है। अरे देखो ये आर जो लिखा है मैंने, आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये
दिख रहा है ऐसा बना है, ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये डी ही होगा, ठीक है। ओके, अब अगर एक बात हो, ये जो छोटा सा ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है ट्रायंगल, इसमें अगर मैं साइन थीटा आपको बोलूं, साइन थीटा अप्लाई करो, साइन थीटा होगा डी अपॉन आर, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा कितना होगा, डी अपॉन आर होगा, ये देखो, साइन थीटा विल बी डी अपॉन आर। इसमें आर क्या है याद है, आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ ना, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ याद है आपको, इधर मैं लिख रहा हूँ देखो स्क्रीन पे, रेडियस ऐसा था क्या, एम वी बाई क्यू बी, याद है किसी को, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कितना होता है, एम वी बाई क्यू बी होता है, रेडियस होगा इतना, एम वी डिवाइड बाय क्यू बी, तो क्यू बी ऊपर आ जाएगा, क्यू बी डी डिवाइड बाय एम बी इक्वल टू साइन थीटा, सो थीटा विल बी साइन इनवर्स, इससे देखो आपको थीटा निकाला जा सकता है, देखो समझा। अब देखो ये फॉर्मूला भी कभी कभी याद नहीं रहेगा, बहुत बार भूल जाते हैं स्टूडेंट, मुझे भी याद नहीं है पता है मैं भी भूल जाता हूँ, याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझ के लो, करना कैसे, कंसेप्ट समझा हुआ है तो आप वहां पे झट से कर लोगे, ये समझना जरूरी होता है, याद नहीं करना है, ठीक है, क्लियर, ठीक। इसमें ध्यान से देखो, ये थीटा मिल गया, थीटा इज अ डेविएशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, लेकिन ये कब होता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड काफी छोटा है, ठीक है, ध्यान तक होगा सबका। हम्म, अब देखो लेकिन सोचो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड छोटा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट डिस्टेंस में फैला हुआ है, ठीक है, एक मिनट एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दो यार, सपोज मैग्नेटिक फील्ड छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, ये जो डी है ना, डी मैंने बोला था डी इज अ डिस्टेंस इन विच मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड, सपोज डी डिस्टेंस है ना वो ग्रेटर देन आर है, या एटलीस्ट इक्वल टू रेडियस है, तो डी छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, सपोज रेडियस के जितना है कम से कम, या रेडियस से भी बड़ा है, ये देखो मैं समझा देता हूँ क्या होता है, ये था ना डी, याद है, डी डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज चार्ज पार्टिकल ने ऐसे एंटर किया विथ वेलोसिटी वी, बाद में आपको मालूम है चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे होता जाता है, ऐसे करते करते सपोज जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड एंड हो रहा है, वहां तक आते आते ये ऐसे वर्टिकली ऊपर हो गया, मतलब देखो 90 डिग्री डिविएट हो चुका है, इट इज ऑलरेडी डिविएटेड बाय 90 डिग्री, अब क्या होगा मालूम है, अब ये और राइट साइड नहीं जाएगा, अभी ये लेफ्ट साइड जाना शुरू करेगा ऐसे, अब लेफ्ट साइड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ना लेफ्ट साइड, तो फिर से इस केस में वो पता है बाहर नहीं निकलेगा फील्ड से, तो फील्ड से बाहर कब नहीं निकलेगा, ऐसे जाएगा, तो इसमें देखो ये ऐसा बनाओगे, ये रेडियस ऑफ सर्किल हो गया ना देखो, तो रेडियस और डी इक्वल है, डी एटलीस्ट रेडियस के जितना है, तो ऐसा हो जाएगा, अगर डी और बड़ा है, सपोज डी तो और बड़ा है, ये देखो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये अंदर ही आ जाएगा, और एक बार अंदर आ गया तो ये इधर जाके इधर से निकलेगा ना ऐसे, समझ रहे हैं, तो डिविएशन कितनी होगी, कोई बता सकता है, ऐसा केस हुआ तो हाउ मच इज डिविएशन नाउ, कितना एंगल पे डिविएट हुआ है, किसी को मालूम है, 180 पाँच, डिग्री। हाँ 180 डिग्री। यस 180, तो एक याद कर सकते हो, देखो अगर डी छोटा है तो आपको पहला वाला टॉपिक करना है, लेकिन अगर डी ऐसा है देखो, ग्रेटर देन रेडियस है अगर, तो क्या करना होता है, साइन थीटा वगैरह को फॉर्मूला मत लगाओ, कुछ भी जो हमने पीछे बनाए थे वो नहीं लगानी, थीटा डायरेक्टली 180 होता है, अगर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर है तो डिविएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 180 होगी, लेकिन डी अगर छोटा है, लेस देन आर है, डी है ना, आर से लेस है, तो फिर ये सब कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, इसमें कुछ नोट करना है तो कर लो, फॉर्मूला वगैरह नोट करना है तो करो, चार्ज पार्टिकल को आपको तो लगता था वो छोटा टॉपिक है, वो बस एक ही फॉर्मूला होती है क्यूबी साइन थीटा, नहीं इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं चार्ज पार्टिकल में, ठीक है।
ओके क्लियर? ये भी चाहिए तो नोट कर लेना. ओके कंप्लीटेड. ठीक है, हो गया सबका. देखो आगे कोई न्यू टॉपिक करने का टाइम तो नहीं है. इसमें क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर देता हूँ चार्ज पार्टिकल के ऊपर. ठीक है, एक न्यूमेरिकल लिखो छोटा सा, इंपॉर्टेंट है लेकिन. हाँ, लिखो. इन अ मैग्नेटिक फील्ड, न्यूमेरिकल लिखो स्टूडेंट. इन अ मैग्नेटिक फील्ड, three particles in the magnetic field, three particles. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो प्रोटॉन कॉमा ड्यूटेरॉन. ब्रैकेट में लिखो प्रोटॉन कॉमा ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन कॉमा अल्फा पार्टिकल. ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा, प्रोटॉन ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल. ब्रैकेट ओवर, ब्रैकेट ओवर. आगे लिखो एंटर, एंटर विथ विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, एंटर विथ सेम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, फुल स्टॉप. कैलकुलेट द रेशो, calculate the ratio of their radii. Calculate the ratio of their radii. तो रेडियस का रेशियो निकालना है, मतलब कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडाई. लिखा सबने? इसको इंपॉर्टेंट टिक करो. हाँ? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में, इंपॉर्टेंट टिक करो उसको. हाँ स्टूडेंट, ये देखो अभी सबसे पहले ये जो तीनों पार्टिकल्स है ना, एक है प्रोटॉन, एक है ड्यूटेरॉन और एक मैंने बोला अल्फा पार्टिकल. तीन पार्टिकल्स हैं. सबसे पहले इन तीनों पार्टिकल का ना, तीनों में क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं, वो थोड़ा बताना पड़ेगा. ठीक है, आपको आई थिंक इसका नॉलेज नहीं रहेगा इन तीनों पार्टिकल्स का. प्रोटॉन जो है ना, प्रोटॉन मतलब बस इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन व्यूट्रॉन कुछ भी नहीं होता है, इट्स जस्ट वन प्रोटॉन. सपोज ये जो एक प्रोटॉन है, इसका जो चार्ज है, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन मैं प्लस ई ले लेता हूँ, प्लस ई. और मास ऑफ द प्रोटॉन में एम ले लेता हूँ, एम. ठीक है, चार्ज ई, मास एम. अच्छा अभी ड्यूट्रॉन पे आते हैं. कुछ स्टूडेंट ने तो नाम सुना होगा ड्यूट्रॉन का. अब जिनको लगता है कि सर ड्यूट्रॉन तो मालूम ही नहीं है क्या होता है, ड्यूट्रॉन इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. सुना होगा आपने, हाइड्रोजन का आइसोटोप है. ड्यूट्रॉन में क्या होता है, ड्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन भी होता है. एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बनता है ये है न्यूट्रॉन. अब इसमें देखो, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को तो कोई चार्ज नहीं होगा, प्रोटॉन को चार्ज है उतना ही होगा. इसके बाद चार्ज होता है प्लस ई. लेकिन न्यूट्रॉन को मास होता है, न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के जितना ही होता है. न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है. तो प्रोटॉन का मास आपने कितना लिखा था, एम लिखा है ना इधर. न्यूट्रॉन का मास भी एम रहेगा, तो टोटल मास 2m हो जाएगा. तो मास में देखो डिफरेंस है दोनों के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के. अच्छा अभी अल्फा पार्टिकल पे आते हैं. अल्फा पार्टिकल पे आपने सुना है, अल्फा पार्टिकल इज मेड अप ऑफ
2 protons plus 2 neutrons. तो क्योंकि देखो इसमें 2 प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन के जितना चार्ज होगा ना, कितना चार्ज होगा, +2 ही होगा इसमें चार्ज। और मास कितना होगा, 2 प्रोटॉन का मास होगा 2m, न्यूट्रॉन का मास भी उतना ही होता है, तो 2 न्यूट्रॉन और है, टोटल 4 है ना यहाँ पे, टोटल मास होगा 4m। ये जो चीज मैंने अभी लिखी है ना, तीनों पार्टिकल के चार्ज और मास लिखे हैं मैंने, ये पहले तुमको मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको क्या निकालना है, तीनों पार्टिकल का जो रेडियस है उसका रेशियो निकालना है। एक बार बताओ, ये तीनों पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो एंटर करते हैं, रेडियस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला mb/qb। तीनों का जो रेडियस है वो इस फॉर्मूला से मिलेगा, mb/qb। इसमें बात हो, यहाँ पे लेकिन ये लिखा हुआ है कि तीनों सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं, वेलोसिटी से नहीं, सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर रहे हैं। मतलब ये देखो इस फॉर्मूला में v सेम नहीं है तीनों का, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो रेडियस की फॉर्मूला मैंने काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बताई थी, इसलिए √2m/k नहीं बताया था, ये यूज करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे रेडियस के लिए। अब एक बात बताओ, तीनों पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब ये k कांस्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, k कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है, 2 सेम होगा सब पार्टिकल्स के लिए। b जो है, ये b दिख रहा है नीचे, b भी कांस्टेंट है क्योंकि इस तीनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है ना। तो क्या मैं समझ सकता हूँ रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m डिवाइड बाय q ना। यस सर। कोई ये कॉन्सेप्ट समझना है, तो रेडियस तीनों का जो है ना प्रोपोर्शनल टू √m डिवाइड बाय q होगा। मैं आगे करके देता हूँ आपको, डोंट वरी, लेकिन यहाँ तक कुछ नोट करना तो कर लो पहले। बस ये 1 मिनट और लगेगा इसको फिनिश करने में, ज्यादा लंबा नहीं है, आज ही इसको फिनिश करेंगे। जितना अभी तक लिखा है नोट कर लो।